हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो कल होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड और नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो इन दोनों टीमों के बीच में ही लास्ट जो मैच था सुपर स्मैश का, वो उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट में ही खेला था, लेकिन वो था सेडनबर्ग हैमिल्टन में, जहाँ पे मैं कहूँगा डोमिनेट करा है नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने। ठीक है, बॉलिंग से भी कम से कम डेथ ओवर्स में उन्होंने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराई हुई थी, या फिर अब ये भी कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस की काफ़ी कमी नज़र आई है। काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो मुझे नहीं लगता उस तरह से प्रिपेयर्ड थे सिचुएशन के लिए, चाहे वो बैटिंग से हो बॉलिंग से हो, और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी दे दी थी ऑकलैंड की टीम ने। तो वो एक चीज़ जो था उनकी तरफ से बैकफायर कर गया था। हालांकि ऑकलैंड की टीम का ट्रेंड ही रहा है कि वो ऐसी चीज़ों को करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी शायद उनका रिजल्ट नहीं आएगा, टाइम लगेगा। तो वही है, पहला मैच था तो चीज़ें उतनी सही गई नहीं है। मैं ऐसा कोई गारंटी तो नहीं दे सकता कि आने वाले मैचेस में ये सही भी हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो हम इतना कह सकते हैं कि चीज़ें सही नहीं गई थी उनकी तरफ से। बॉलिंग से भी हमने वो चीज़ देखा था और बैटिंग से भी वही चीज़ हमने नोटिस करा। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि इस ग्राउंड पे जब मैचेस होते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम उम्मीद रख सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कुछ अलग कर सकते हैं लास्ट मैच की टीम से, और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हमें रखने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं जो कांस्टेंट रहेंगी, जो मैंने उस मैच के वीडियो में बताया हुआ था, वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। बस कुछ अगर अलग है या फिर कुछ इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है तो उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैच के एनालिसिस। इनबाग आउटर बॉल में मैच होने जा रहा है, जो कि ऑकलैंड का घर है। आखिरी 5 मैच में नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट भाई 5-0 से आगे हो चुकी है लास्ट मैच जीतने के बाद। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं है ऑकलैंड के। ठीक है, बहुत सारे मैचेस उनको खेलने पड़े हैं, मतलब सारे मैचेस उनको होम मैचेस जो होते हैं वो यहाँ पर ही खेलने पड़ते हैं उनको, और वो मोस्टली मैचेस यहाँ पर हारे हैं। जितने मैचेस वो जीतने से ज़्यादा वो हारते यहाँ पर ज़्यादा है, ऐसा दिखाया गया है। अभी आ जाते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है तो क्या हुआ है। जनरली हमने जो लास्ट मैच की वीडियो में बताया हुआ था, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स रहते हैं, बहुत ही कम हमें लो स्कोरिंग एनकाउंटर या फिर बैटिंग कोलैप्स वगैरह देखने को मिलता है। कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स को हमने कुछ पर्टिकुलर इनिंग्स के लिए नोटिफाई करके रखा हुआ था, और काफ़ी हद तक वो चीज़ें सही भी गई थी। अभी देखते हैं कि इस ग्राउंड पर जब पर्टिकुलरली मैचेस होते हैं तो क्या अलग हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 2019 से स्टार्ट करते हैं। नॉर्दर्न ईस्ट ने पहले बैट करा, 196 उन्होंने बनाया था। लीड करने वाले कोई भी नहीं है, बाकी बॉलरों में से भी कोई नहीं है, लेकिन हाई स्कोर्स यहाँ पर बने थे, हालांकि विकेट्स भी काफ़ी गिरे। ऑकलैंड ने चेस कर लिया। लीड करा किसने? करंट स्क्वाड में रॉबर्ट ओडोनेल आपको खाली दिख जाते हैं। अब इस नाम को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। लास्ट मैच में भी हमने इनको नोटिफाई करा था, कुछ हद तक रन बनाया था, स्टार्ट लिया था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करा था, लेकिन अभी इसको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कोकेलाइन और सोधी के यहाँ पर विकेट्स रहे हैं, और एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में ऑकलैंड ने जीत करा, वो भी 4 गेंद रहे थे। हैमिल्टन वाला मैच था, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने यहाँ पर बहुत बड़ा टोटल फिर से खड़ा किया बैटिंग फर्स्ट करके, लेकिन ऑकलैंड चेज नहीं कर पाई। और साइफर्ड कोकेलैंड काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, आपने नोटिस करा होगा। पिछले मैच के पहले तक भी वो मोमेंटम नहीं गेन कर पा रहे थे, विकेट्स वगैरह निकाल रहे होंगे, लेकिन उतना कुछ खास नहीं कर रहे थे। लेकिन लास्ट मैच में ऑकलैंड के सामने आते ही क्या ही अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करा था। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि जो विकेट्स उन्होंने जिनका टाइम पे मिले थे वो किसी भी डेथ बॉलर्स को मिल सकते हैं, लेकिन जो हुआ है वो उनके सपोर्ट में गया है, जो सबसे बड़ी बात है। बाकी सोलिया का विकेट्स यहाँ पर रहे हैं, ऑकलैंड चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन डिसेंट स्कोर उन्होंने नहीं बनाया था। सोलिया के कुछ रन्स भी थे, बाकी कोकेलैंड के विकेट्स रैंडल वर्मा के साथ। दूसरा मैच जो ऑकलैंड में हमें देखने को मिल रहा है, ये सेकंड लास्ट दिन का मैच है मेरे ख्याल से। ऑकलैंड ने बनाया था 170 हाई स्कोर। पहले बैटिंग करा, गप्तिल का स्कोर आया है, वर्मा की बॉलिंग, कोकेलाइन और सोधी कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने उसको भी चेस कर लिया। ठीक है, कुगेलाइन ने यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूट करा था, साइफर्ट के कुछ रन्स थे, बाकी बॉलरों में से कोई अवेलेबल नहीं है। रॉनी हीरा यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, और ये एक चीज़ है, रॉनी हीरा भी फिंगर स्पिनर हुआ करते थे इनकी टीम में, उनके जगह पर जो आए हैं लुई दिलपोर्ट, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट में। वैसे तो T20 में ज़्यादा मैचेस वो खेले नहीं है, लेकिन अगर हम 50 और मैचेस की बात करें तो वहाँ पर भी आपको नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट से अगेंस्ट में दिलपोर्ट का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो फिर से हमें हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिले, और लेकिन नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एज रख रही है, और यहाँ पर 1 ओवर रहते ही उन्होंने डिसाइड कर लिया। अगला मैच और पिछले सीजन का पहला मैच जो हुआ था ऑकलैंड में, यहाँ पर मैच थोड़ा छोटा हो गया था। ग्लेन फिलिप्स अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन रॉबर्ट ओडोनेल के कुछ स्टार्ट्स हैं। बाकी देखिए कोकेलाइन सोधी कंसिस्टेंटली यहाँ पर काम करे जा रहे हैं। हालांकि लास्ट मैच में सोधी को विकेट नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर उनके नाम है। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने उसको भी चेस कर लिया, हालांकि मैच थोड़ा छोटा हो गया था, तो कोई बड़े स्कोर तो नहीं आए। बाकी बॉलरों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, और ना ही बैटिंग में से है, लेकिन कॉमन प्लेयर्स में से कोकेलाइन, सोधी और रॉबर्ट ओडोनेल हमें देखने को मिल रहे हैं। अगला मैच और लास्ट 2 मैच जो हैमिल्टन में हुए हैं, वहाँ पे भी हमें हाई स्कोरिंग एनकाउंटर ही देखने को मिले हैं। बैटिंग फर्स्ट में चैपमैन, रॉबर्ट ओडोनेल, बाकी ये बॉलर हैं बोल्ट और वर्मा। यहाँ से हमें दनरू फंड्स देखने को मिले थे, जिनका कमबैक
मतलब कमबैक मतलब वापसी कर सकते हैं वो, देखना पड़ेगा किसके जगह पर और क्यों मैं कैसा कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। और लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पे भी हमें हाई स्कोरिंग इनकाउंटर ही देखने को मिला था, हालांकि लोअर ऑर्डर में से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाई थी ऑकलैंड की टीम और यहीं पे मुझे लगता है वो काफ़ी पीछे हो गए थे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर यहाँ पर 180 तक भी वो पहुँच जाते तब भी मुझे लगता है नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट चेस कर सकती थी, क्योंकि बॉलिंग बहुत ही खराब रहा था उनकी तरफ से। बाकी गप्टिल वर्ल्ड ने अच्छा स्टार्ट दिया था, इवन नंबर 3-4 में चैपमैन ओडोनर ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन वाकर ने बीच बीच में सही टाइम्स पे काफ़ी अच्छे अच्छे विकेट्स दिलवाए थे। कुगलैंड ने भी विकेट्स निकाले हुए थे, कंसिस्टेंसी के मामले में ये आगे थे। वर्मा का भी एक विकेट था बॉलिंग फर्स्ट में जो हमारी टीम में रहती भी है, हालांकि उतनी अच्छी बॉलिंग रन नहीं कराई थी लेकिन विकेट तो कम से कम निकाला था। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया था जो कार्टर, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके घर पे चाहे वो माउंट मॉन्गोमेरी हो या हैमिल्टन हो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और वो हुए भी थे। बाकी कॉलिन डे ग्रैंडम लगातार मेरे ख्याल से 10-11 मैचेस में सिंगल डिजिट्स में स्कोर बनाने के बाद यहाँ पर फॉर्म पे आए थे और बहुत ही बड़ा इनिंग्स उन्होंने खेल के रखा हुआ था। बाकी फर्गुसन, दिलपोर्ट, चैपमैन, लिस्टर ये विकेट्स के मामले में थे। तो जो चीज़ हमें अभी तक देखने को मिल रही है वो है हाई स्कोरिंग मैचेस, हाई स्कोरिंग इनकाउंटर्स। विकेट्स भले ही गिर रहे हैं, रेगुलरली गिर रहे हैं, लेकिन आपने नोटिस करी होगी कि विकेट्स बहुत कम नहीं गिर रहे हैं। आप नोटिस करो, ये एक था जहाँ पर 4 विकेट गिरा था, बाकी ये 9 ओवर में 5 विकेट, 9-10-14 ओवर में 6 विकेट, 7 विकेट, 8 विकेट, ऐसे यहाँ पर गिरते रहते हैं विकेट्स। रन्स भले ही बने तो बॉलर्स यहाँ पर होते ही हैं आपकी टीम में, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर्स जो होते हैं वो बैट्समैनों की तरफ से आपको जनरली देखने को मिलते हैं, अनलेस कि कोई बॉलर बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं निकाल के जाए। कुछ प्लेयर्स यहाँ पर हैं जिन्होंने अच्छा करके रखा हुआ है, जिनमें से कुगेलाइन है, सऊदी कंसिस्टेंटली एक एक करके ही सही लेकिन एक एक करके विकेट उनके खाते में है। बाकी बैटिंग से कंसिस्टेंटली हमें कोई देखने को नहीं मिले हैं। कुछ प्लेयर्स कुछ इनिंग्स में चल रहे हैं, कुछ इनिंग्स में नहीं, यही है। आप नोटिस कर सकते हैं किसी एक मतलब हर मैच में कोई एक बैट्समैन कंसिस्टेंटली नहीं आ रहे हैं, जो जनरली आपको T20 मैच में देखने को मिलता भी नहीं है। अगर हम समराइजन पे आ जाएं तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। ऊपर जो प्लेयर्स आपने देखे हैं या जो सीन आपने देखा है उसी हिसाब से आप सोच सकते हैं। आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी लंबे लंबे नाम यहाँ पर आपको देख रहे हैं, काफ़ी सारे मैचेस के नाम हैं। ये आखिरी 3 सीजनों के या 3-4 सीजनों के होंगे जो मैचेस यहाँ पर लिस्टेड हैं, जिनमें से ग्लेन फिलिप्स और कॉलिन मनरो अवेलेबल नहीं है ऑफकोर्स। रॉबर्ट ओडोनल आप यहाँ पर नोटिस से 43 का औसत उनके पास है। ऑफकोर्स काफ़ी बार नॉट आउट रहे हैं, अभी तो फिर भी उनको नंबर 4 तक बैटिंग मिल जाती है, कैप्टन है क्योंकि। पहले तो नंबर 7-6 तक बैटिंग आती थी, नॉट आउट रहते थे, तो ये भी एक रीज़न है। और मार्क चैपमैन है, थोड़ा बहुत अच्छा इनके खाते में भी है। बॉलिंग पे कंसिस्टेंटली कोई नहीं है बताने लायक, क्योंकि बॉलर्स चेंज होते रहते हैं। तो मेनली हमें जो देखना पड़ेगा इस राउंड पे और जो अलग होने जा रहा है इस मैच में वो है ग्राउंड ही। तो ग्राउंड पे हमें देखना ये है कि मैचेस कैसे होते हैं, हेड टू हेड से क्या क्या सिमिलरिटी है। हमने हेड टू हेड के 3 मैचेस देखे हैं, उससे क्या क्या सिमिलरिटी हमें ओवरऑल ग्राउंड में देखने को मिल रहा है, कैसे स्कोर्स बन रहे हैं, बॉलर्स इस तरह की हेल्प यहाँ पर ले रहे हैं, सब कुछ, ठीक है। तो देखो, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाम ऑकलैंड का मैच हुआ, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 138। ये जो यहाँ का जो ग्राउंड है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। मुझे जितना समझ में आता है कि यहाँ पर 2 पिचेस होते हैं। एक पिच होता है काफ़ी स्लो, ठीक है, और वहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिलता है, डोमिनेट भी करते हैं कभी कभार। और एक पिच होता है जहाँ पर स्पिनर्स का नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी ये तो हमें घर बैठ के पता नहीं चलेगा कि कौन से पिच पे मैच होने जा रहा है, लेकिन ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपके पास परसेंटेज स्पिनर्स हों या विकेट टेकिंग एबिलिटी वाले स्पिनर्स हों, उनके ऊपर आप प्रायोरिटी दे सकते हो। रीज़न क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, पहला मैच देखो, 138 स्पिनर्स के 4 विकेट, जिनमें से रॉनी हीरा जो फिंगर स्पिनर है, मार्क चैपमैन, बाकी बेन लिस्टर के 2 विकेट्स रहे हैं। ऑकलैंड ने चेस कर लिया, लेकिन स्पिनर्स के 3 विकेट रहे हैं। गप्टिल के कुछ स्कोर्स, चैपमैन, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करा था, लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ, ठीक है। अगला मैच अभी जो लास्ट हेड टू हेड हमने देखा था, देखो अचानक से ही यहाँ पर रन्स काफ़ी बन गए, 170 चेस भी हो गया यहाँ पे, और स्पिनर से ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर चल रहे थे। हालांकि स्पिनर ने भी 3 विकेट निकाला हुआ था। जो स्पिनर यहाँ पर थे रॉनी हीरा, जो यहाँ पर काफ़ी अच्छा भी करते थे वैसे, तो उनके यहाँ पर विकेट्स रहे हैं। अच्छा, ये 2 मैच हो गए। तीसरा मैच पिछले सीजन का मैच है मेरे ख्याल से, जो 14 ओवर का मैच हुआ था। ये भी मतलब सेकंड इनिंग्स में हमने स्पिनर्स को आते हुए देखा था, ठीक है। बाकी ये मैच छोटा हो गया था, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई बात करने का फायदा नहीं है। पूरा मैच देखते हैं, ठीक है। ऑकलैंड बनाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। ऑकलैंड ने पहले बैटिंग करी, 199 बना दिया। गप्टिल, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ बैटिंग फर्स्ट में। चैपमैन इस ग्राउंड पे काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, इनकी बॉलिंग भी काम पे आती है कभी कभार। रॉबर्ट ओडोनल ने 61। बाकी सोलिया के कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, सोलिया ने यहाँ पर ओपनिंग भी करी हुई थी। पेसर्स का अपर हैंड, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन 182 उन्होंने बनाया। तो आपने नोटिस कराना, जो पहला मैच था उसके बाद से हर मैच में रन्स बन रहे हैं और काफ़ी रन्स बन रहे हैं।
ठीक है, भले ही वो बैटिंग फर्स्ट में बने या बैटिंग सेकंड में बने, लेकिन रन्स बन रहे हैं जो बड़ी बात है। बाकी दिलपोर्ट है सेकंड इनिंग्स में, कोई ना कोई स्पिनर यहाँ पर हमेशा ही बंचेस विकेट लेकर जाते हैं। दिलपोर्ट, सोमरवाइल और राष्ट्रपराग यहाँ पर विकेट के मामले में थे। उसके बाद ऑकलैंड बनाम ओटागो का मैच हुआ। ऑकलैंड ने फिर से बैटिंग फर्स्ट करी और फिर से अच्छा स्कोर खड़ा करा। विल ओडोनेल, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता था, लेकिन अभी ये खेल नहीं रहे हैं तो जाने देते हैं। बाकी फिलिप्स ये अवेलेबल नहीं है। सोलिया काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, बॉलिंग भी ढंग से नहीं मिल रही है, तो कोई फायदा नहीं है इनके बारे में बातें करके। चैपमैन है, रॉबर्ट ओडोनेल के यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन है, पेसर्स का अपर हैंड। ओटागो को 80 रन पर निपटा दिया, लीड करा किसने, जेमिसन ने। बाकी नोटिस करो फिर से एक स्पिनर आ रहे हैं जो सोमरवाइल थे, जिन्होंने 2 विकेट निकाला। दिलपोर्ट के भी यहाँ पर विकेट्स हैं, रस्टरब्रैक और फ्रेंड्स से विकेट। पेसर्स अपर हैंड तो रख ही रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स भी दूसरे इनिंग्स में काम पे आ रहे हैं, जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। और लास्ट जो मैच हुआ था वेलिंगटन बनाम ऑकलैंड का, फिर से बैटिंग फर्स्ट में बहुत बड़ा रोल खड़ा कर दिया था। सोलिया, राष्ट्रब्रैक की परफॉर्मेंसेस हैं। ऑकलैंड भी अच्छा स्कोर कर रही है 191। ओडोनेल आपको दिख रहे हैं, सोमरवाइल कुछ स्कोर्स हैं, विल ओडोनेल ने भी कंट्रीब्यूट करा था, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, पीछे रह गई वो टीम। पेसर्स का अपर हैंड और स्पिनर्स, ये अकेले यंग हस्बैंड थे जो एक स्पिनर है, उन्होंने यहाँ पर 2 विकेट निकाला। तो फिर से वही चीज़ आ रहा है, जनरली इस ग्राउंड पे रन्स बहुत बनते हैं, जो हम देख सकते हैं। 200 रन भी बनाए हुए हैं। ऑफकोर्स ये 200 रन फिन अलन के चलने से हुआ है, जो आप पता ही होगा, आप समझ सकते हैं स्कोर देख के। वेलिंगटन के मैचेस में जब भी इतने रन बनते हैं तो आपको पता चल जा रहा है ये कि कौन रहे हैं जिन्होंने इतना अच्छा स्टार्ट दिया हुआ है। तो लेकिन फिर भी अगर 200 रन नहीं तो कम से कम 190 तक तो टीमें बना ही सकती है, ठीक है। चेजिंग टीम भी अच्छा स्कोर बना रही है, तो फिर से हेड टू हेड की तरह हमें यहाँ पे भी हाई स्कोरिंग मैचेस की तरफ हम देख सकते हैं। लेकिन एक सिनारियो हमेशा यहाँ पे याद रखना, कभी भी आपको ऐसे कोई मैचेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर अचानक से ही मतलब ड्रास्टिकल चेंज हो जाए रनों के मार्जिन पे और स्पिनर्स काम पे आ जाए। अभी ये कब होगा ये मैं कभी भी नहीं बता सकता घर बैठे, ठीक है। यहाँ पे पिच मुझे लगता है ये जो स्ट्राइप्स होते हैं वो 2 तरह के स्ट्राइप्स यहाँ पर होते हैं। जनरली जिस स्ट्राइप पे मैच हमें मोस्टली मैचेस होते हैं वहाँ पर रन ज़्यादा बनते हैं, पेसर्स का अपर हैंड होता है। स्पिनर्स अगर काम पे आते हैं तो सेकंड इनिंग्स पे, ठीक है, डोमिनेट वगैरह कुछ नहीं, लेकिन सेकंड इनिंग्स में काम पे आते हैं। और दूसरा जो स्ट्राइक होता है वहाँ पे रन्स काफ़ी कम बनते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम बनते हैं, और वहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट करने आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा यही कहूँगा कि स्पिनर लेके चलो, कम से कम सेकंड इनिंग्स में स्पिनर तो आपके पास होने ही चाहिए। इवन फर्स्ट इनिंग्स में भी अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास ये स्पिनर है जो विकेट की एबिलिटी रख सकते हैं, तो आप उनको लेके चल सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ बात। अच्छा, आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ। तो कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है ज़्यादा। तो साइफर देखिए कीपर सेक्शन में होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैटने क्लार्क जनरली अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं ऑकलैंड के अगेंस्ट में। उन्होंने 4 ट्रॉफी में ज़्यादा मैचेस खेले हैं, क्योंकि तो वहाँ पे हमेशा ही वो अच्छा कर रहे हैं। लास्ट मैच में अच्छा दिख रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हो गए, लेकिन उसके पहले तक अच्छा है। बाकी मैं हमेशा ही कहता हूँ कैटने क्लार्क को अगर लेना है तो चेसिंग में ही लेना। जीत रवल और कैटने क्लार्क में मैं हमेशा एक ऑल्टरनेशन का ऑप्शन आपके पास रखता हूँ। जो कार्टर, हेनरी कूपर, ये 2 मैं हमेशा कहता हूँ कि इनका बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दिख जाता है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के घर पे, और जो आपको देखने को भी मिला था। अभी देखिए जो कार्टर बहुत ही अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं, ठीक है। हर फॉर्मेट में उन्होंने रन बना के रखा हुआ है, परसेंटेज भी इनका हाई हो रहा है। लेकिन ये एक पॉइंट है जहाँ पर आप सोच सकते हो, अगर आप हाई स्कोरिंग एनकाउंटर की टीम बना रहे हो तो जो कार्टर आपको रख सकते हो, लेकिन एक पॉइंट है, एक नेगेटिव चीज़ है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। कॉलिन डे ग्रैंडम अभी देखिए बॉलिंग करा रहे हैं 1 आध ओवर की, और बैटिंग भी उन्होंने अच्छी कराई है लास्ट मैच में। फॉर्म का तो कोई आता पता अभी भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग है ऑकलैंड की, मुझे लगता नहीं है कि अगर उनको फिर से मौका मिला तो फिर से वो फेल होंगे, फिर से ही वो अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो रख सकते हैं आप। वैसे भी ऑलराउंडर सेक्शन में जो ऑप्शंस हैं इनको मतलब ड्रॉप करके अगर आप किसी और को भी लोगे ना तो भी आपको कोई खास फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि देखिए 3 ऑलराउंडर्स हैं जो लास्ट मैच में खेले थे, ठीक है। सोलिया टीम उनको सही से इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो कोई फायदा नहीं है। सिर्फ 0.5 क्रेडिट का ही डिफरेंस होगा सोलिया जो वाकर से कॉलिन डे ग्रैंडम का। जो वाकर स्पिनर है, तो जनरली यहाँ पे उतने ज़्यादा स्पिनर्स को हमने विकेट लेते हुए देखा नहीं है, अनलेस की सेकंड इनिंग्स बॉलिंग हो, और कॉलिन डे ग्रैंडम है। तो वैसे भी मुझे लगता नहीं कि इनको ड्रॉप करने से आपको कोई फायदा होने वाला है। उसके बाद कोकेलाइन है, मेरे टीम में मसले आपको दिख जाएंगे। हर अच्छे रिकॉर्ड्स ये होल्ड कर रहे हैं, और लास्ट मैच में मोमेंटम गेन करके रखा हुआ है। और वैसे भी देखिए जो बैटिंग है ऑकलैंड के, स्पेशली एंड में कोई भी डेथ ओवर के बॉलर आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। सिर्फ कोकेलाइन नहीं, अनुराग वर्मा, ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर्स भी आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। उसके बाद जो वाकर, इस सोधी, अनुराग वर्मा है। अनुराग वर्मा बॉलिंग फर्स्ट में आप ले सकते हैं, और बॉलिंग सेकंड में जो वाकर, इस सोधी, दोनों का ही प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा।
ऑकलैंड की तरफ से बात करें तो जॉर्ज वाकर, मार्टिन गप्टिल है, दोनों का ही मैंने आपको बताया हुआ है कि दोनों के ही जो बेटर परफॉर्मेंसेस हैं, स्पेशली जॉर्ज वाकर के बैटिंग फर्स्ट में आया है। बैटिंग सेकंड में जॉर्ज वाकर को मैंने स्टार्ट लेते हुए नहीं देखा है जब वो सेंट्रल के होकर खेलते थे अगेंस्ट नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट, और उनको हमेशा ही कुगेलैंड ने तंग करके रखा हुआ है। मार्टिन गप्टिल का भी सेम सीन है, अगर आपको लेना है तो आप बैटिंग फर्स्ट में लेंगे। कोल ब्रिक्स लिस्टेड तो थे नंबर 3 पर, लेकिन उनको भेजा गया था बहुत नीचे, बहुत ही ज़्यादा नीचे, ठीक है। तो कोई रोल नहीं बनेगा अगर इनको इतना नीचे भेजा जाता है, तो अगर उनको बैटिंग ढंग से मिलती तो शायद कुछ बात बनता। मार्क चैपमैन, रॉबर्ट ओनेल मस्ट हैव है, आप इनको छोड़ना नहीं चाहेंगे। रॉबर्ट ओनेल यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, और जैसा चल रहा है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से आने वाली है। उसके बाद ये जो मुझे स्लॉट लग रहा है, ये जो आदित्य अशोक और लुई दिलपोर्ट, मुझे लगता है इन दोनों में से एक अभी खेलने चाहिए, दोनों स्पिनर नहीं खेलने चाहिए। आदित्य अशोक मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो अभी तैयार है। अभी देखिए कल के मैच में वो बहुत अच्छा कर भी सकते हैं, उनके पास टैलेंट है, मैं हमेशा इनको हाईली रेट करता हूँ, बहुत जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी इनको हाईली रेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इनको थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। अंडर प्रेशर परफॉर्म करने के लिए अभी भी ये तैयार नहीं है। आप इनको 50 ओवर फॉर्मेट में खिलाइए, 10 ओवर की बॉलिंग से प्रैक्टिस कराइए, उसके बाद 4 ओवर में बोलाइए तो अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, ये ग्राउंड स्पिनर्स के लिए उतना इफेक्टिव हुआ नहीं है कभी, ठीक है। और ऑलरेडी आपके पास चैपमैन है, आपके पास दिलपोर्ट है, अगर आप चाहें वार्कर से बॉलिंग करा सकते हैं जो जेन्युइनली अच्छे ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा रॉबर्ट ओनेल खुद भी बॉलिंग कर सकते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत पड़नी चाहिए। उसके जगह पर अगर आप एक एक्स्ट्रा पेसर खिला लेते हैं जन रूफर्ड्स के रूप में, तो मुझे लगता है अच्छा हो सकता है। जन रूफर्ड्स ने पिछले सीजन में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा के रखी हुई है, बाकी देखना पड़ेगा कि टीम क्या कर रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर फिर से टीम ये दोनों स्पिनर को लेकर आ रही है ना, तो एक इमेजिनेशन रखना कि हो सकता है कि जो लो स्कोरिंग स्ट्राइक बॉलर में सीना पोदा रहा था ना, वो यूज़ फिर से हो सकता है, ठीक है। क्योंकि लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता नहीं कि अशोक को फिर से खिलाना चाहिए। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने बहुत बुरी बॉलिंग करा के रखी हुई है, लेकिन सेम टीम के अगेंस्ट में सेम बॉलर्स उतने इफेक्टिव नहीं हो पाए थे। दिलपोर्ट भी इफेक्टिव नहीं हो पाए थे, कम से कम उनके पास एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके उन्होंने विकेट्स निकाला है। लेकिन अशोक अभी मुझे लगता है टाइम लगेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये अच्छे बॉलर हैं, अगर टीम भरोसा रखना चाहती है तो बिल्कुल रख सकती है, लेकिन क्योंकि ये ग्राउंड उतना इफेक्टिव नहीं है तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये शायद नहीं खेले। बाकी टीम की जो मर्जी होगी वो तो वो करेंगे ही। कैप्टन चॉइस की बात करें तो कॉलिन डिग्रैंडो का परसेंटेज अभी थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि बॉलिंग ये करवा रहे हैं। और साइफर्ड, कार्टर कुछ लोग लेंगे कुछ लोग नहीं लेंगे, क्योंकि नाम उतना बड़ा नहीं है। बाकी मेरे लिए इनके पास इस मैच के लिए कम से कम नेगेटिव ऑप्शन है, ठीक है, आपको मैंने बता के रखा हुआ है। उसके बाद रवाल है, सोधी, कुगेलैंड कंसिस्टेंट है, आप इनको बिल्कुल रख सकते हैं। और बॉलिंग फर्स्ट में अनुराग वर्मा, ट्रेंट बोल्ट जैसे ऑप्शन हैं। ट्रेंट बोल्ट अचानक से ही परसेंटेज इनका, मतलब कैप्टन परसेंटेज टीम में सभी के होंगे, कैप्टन परसेंटेज इनका कम हो रहा है, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में मैं अभी भी कहूँगा कि यह कैप्टनसी मटेरियल है। इवन कोई भी डेथ ओवर के बॉलर कैप्टनसी मटेरियल हो सकते हैं, ना सिर्फ बोल्ट बल्कि कुगेलैंड, अनुराग वर्मा भी, और कटरने के बाद यहाँ से ऑकलैंड की तरफ से गप्टिल, चैपमैन और वर्कर, ये 3 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सोलिया ऑलराउंडर है, लेकिन अभी तक उनको ऑलराउंडर तरह यूज़ नहीं करा गया है, बैटिंग बहुत नीचे भेजा जा रहा है, बॉलिंग भी नहीं दिया जा रहा है ढंग से। उसके बाद रॉबर्ट ओनेल ने दन रूफर्ड से अगर खेलते हैं तो आप देख सकते हैं, नहीं तो दिलपोर्ट या फिर फर्गुसन जैसे ऑप्शन हैं जिनको अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अच्छा, तो ये जो 6 प्लेयर्स हैं ना, ये रिगार्डलेस ऑफ टॉस मोस्टली मेरे टीम में होंगे, ठीक है। ये जो सोधी वाला स्लॉट है, मैं शायद बॉलिंग फर्स्ट में नहीं लूँ, क्योंकि 9 क्रेडिट ले रहे हैं। अगर ये 8.5 तक भी क्रेडिट लेते तो मेरे को दिक्कत नहीं था, ठीक है। बॉलिंग फर्स्ट में मैं शायद सोधी को नहीं लूँगा, उसके जगह पर मैं सस्ते क्रेडिट में अनुराग वर्मा को ले लूँगा, ऐसा हो सकता है। सोधी का परसेंटेज थोड़ा कम ही हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है मोस्टली लोग इनको लेंगे। अच्छा, अभी क्रेडिट का काफ़ी इशू आने वाला है, क्योंकि देखिए ऑलराउंडर सेक्शन में सारे ही हाई क्रेडिट प्लेयर्स हैं, आप किसी को भी ले लो। बैटिंग सेक्शन में 10.5 क्रेडिट वाले प्लेयर हैं, और यहाँ पे 9, 9.5 क्रेडिट वाले 2 बॉलर्स हैं, तो क्रेडिट का इशू आने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्या सिलेक्शंस हैं? अगर ऑकलैंड बैटिंग करती है तो आपके लिए क्रेडिट का इशू बढ़ने वाला है, ये पकड़ के चलो, ठीक है। तो अगर ऑकलैंड बैटिंग कर रही है फर्स्ट, तो गप्टिल और यहाँ से वार्कर ये हमारे टीम में आ जाएंगे। वार्कर को वैसे भी आप ले ही सकते हो, क्योंकि कम क्रेडिट में मिल रहे हैं, और अगर अशोक नहीं खेलते हैं तो वार्कर को बॉलिंग भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमने यहाँ पर बना लिया। बाकी 3 प्लेयर्स हमें लेने हैं। 3 प्लेयर्स में अगर समझ लीजिए ऑकलैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही है, तो हम ट्रेंट बोल्ट को ऑफकोर्स लेंगे, सोधी को हटा देंगे, और यहाँ से हम अनुराग वर्मा को ले लेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहो तो फर्ग्यूसन को ले सकते हो, या फिर यहाँ से दिलपोर्ट को ले सकते हो, और 9 क्रेडिट जो बचेगा उससे आप यहाँ पर कोई बैट्समैन ले सकते हो, ठीक है। कार्टर को लोग ले रहे हैं, अगर समझिए ऑकलैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही है, नॉर्थन से चेस कर रही है, तो रवाल मैं ऑफकोर्स नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है चेसिंग में मुझे रवाल नहीं चाहिए। परसेंटेज भी थोड़ा कम हो रहा है, पता नहीं क्यों।
कार्टर लोग ले रहे हैं, लेकिन मैंने अपना नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है इनके बारे में बता दिया है, तो उसके जगह मैं कर्टन क्लार्क को ले लूँगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं अगर नॉर्थन डिशेज चेस कर रही है तो, ठीक है। हार्डली आप अनुराग वर्मा के जगह पर या किसी एक बॉलर के जगह पर अगर मैनेज कर पाओ क्रेडिट, तो आप फर्गूसन को ले सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट नहीं है। रॉबर्ट ओडोनल को ना लेने पाने का एक और रीज़न ये भी है कि 9.5 क्रेडिट देके रखा है। मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ऐसा कौन सा रीज़न है कि वार्कर 8 क्रेडिट, चैपमैन 9 क्रेडिट और यहाँ पे 9.5 क्रेडिट के रॉबर्ट ओडोनल हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। अच्छा, आप एक और काम कर सकते हो, अगर यहाँ पे नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट चेस कर रही है तो साइफर्ट को ड्रॉप करके आप कोल ब्रिक्स को लेके भी क्रेडिट मैनेज कर सकते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कोल ब्रिक्स मैं नहीं कह रहा कि साइफर्ट से बेटर ऑप्शन है, लेकिन कम से कम क्रेडिट बचा के देंगे आपको, ठीक है। तो अब ऐसा कर सकते हो, आपके पास 10 क्रेडिट बच जाएंगे तो आप उससे आप फर्गूसन को भी ले सकते हो, अब ऐसा भी कर सकते हो। तो क्रेडिट का इशू आने वाला है, ठीक है। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, साइफर्ट के जगह पर कोल ब्रिक्स अगर क्रेडिट मैनेज करना है, साइफर्ट बेटर पॉइंट देंगे, ये पकड़ के चलना है। लेकिन उसके बाद भी क्रेडिट बचाने के लिए अगर आपको कुछ करना है, अगर साइफर्ट चेस कर रहे हैं तो चांस ले सकते हो, मार्टिन गप्टिल चांस ले सकते हो अगर वो चेस कर रहे हैं तो। रॉबर्ट ओडोनल अगर आप नहीं लोगे, मुझे लगता नहीं दिक्कत होना चाहिए, स्मॉल लीग में शायद कोई लेगा नहीं, लेकिन मैं इस ग्राउंड पे जनरली छोड़ने का सजेशन नहीं दूंगा रॉबर्ट ओडोनल को। लॉकी फर्गूसन और ट्रेंट बोल्ट का दोनों ही का ही सेम सीन है कि बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा प्रायोरिटी रखूंगा मैं ट्रेंट बोल्ट की तरफ। हालांकि लॉकी फर्गूसन का ओवरऑल रख भी सकते हो, क्योंकि ये जो ऑकलैंड की बॉलिंग है ये लॉकी फर्गूसन के ऊपर ही डिपेंड करता है। हालांकि लास्ट मैच में मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि क्यों एंड तक बचा के रखा था लॉकी फर्गूसन के ओवर को, लेकिन और कोई बेटर ऑप्शन आपके पास है भी नहीं, तो आप लॉकी फर्गूसन को रिगार्डलेस ऑफ टॉस लेके चल सकते हो अगर क्रेडिट का इशू नहीं आ रहा है तो। कैप्टन हसन चॉइस की बात करते हैं, ठीक है। मार्क चैपमैन हमेशा ही मैं कहता हूं कि इस ग्राउंड पे इफेक्टिव होते हैं, और अगर वो दूसरा वाला स्ट्राइक अगर कहीं पे यूज़ हो गया तो मार्क चैपमैन की बॉलिंग भी काम पे आ जाती है। बाकी बैटिंग से तो इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं ही इस ग्राउंड पे, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, ठीक है। मार्टिन गप्टिल वाइस कैप्टन कर सकते हो, कैप्टन हसन मेडल हो जाते हैं अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो। रॉबर्ट ओडोनल आप टीम में रख लो, वही बड़ी बात होगी। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना बहुत रिस्की हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा ही इफेक्टिव होते हैं, बस इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन टीम में रख सकते हो आप रिगार्डलेस ऑफ टॉस, जो मैं कोशिश भी करूँगा रखने का। इसके अलावा कोगेलाइन बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, ये बैटिंग भी कर सकते हैं, लोग भूल रहे हैं कि ये बैटिंग कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि हमेशा ही ये बॉलिंग से 4 विकेट लेंगे, लेकिन बैटिंग कर सकते हैं। और इनको और ट्रेंट बोल्ट दोनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल्स बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो लोअर ऑर्डर है ना ऑकलैंड का, वो मुझे बहुत फ्रेजाइल नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब रॉबर्ट ओडोनल के बाद जितने भी बैट्समैन आ रहे हैं उनके ऊपर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि भरोसा किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। सोलिया वगैरह है, लेकिन उतना कुछ मुझे सही नज़र नहीं आया था लास्ट मैच में, तो उस मामले में ये डेथ ओवर के बॉलर्स आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रेडिट इशू होगा, आप सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लेके नहीं चल सकते, क्रेडिट आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो सोच समझ के करना है, ठीक है। उसके बाद भी बैकफायर करने के चांसेस हैं, लेकिन वो आप कुछ कर नहीं सकते कि क्रेडिट आपके पास ज़्यादा होगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये कुछ सिलेक्शंस हैं जिसके ऊपर आप सोच के काम कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की जो अपडेट्स वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड फॉर नाउ।